सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल ज्ञानी एकेडमी। मैं हूं नमन अग्रवाल, आप सभी का फेवरेट फैकल्टी और स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नए लेक्चर में, जहां आज हम देखने वाले हैं आपके सीएमए फाउंडेशन के फाइनेंशियल अकाउंटिंग का चैप्टर नंबर 2, जो कि बात करता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट्स और कन्वेंशन के बारे में। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना काम। जय श्री राम। ओके तो ये होने वाला है हमारे सीएमए फाउंडेशन के फाइनेंशियल अकाउंटिंग सीरीज का लेक्चर नंबर 5। इसके पहले 4 और लेक्चर्स अपन ने अपलोड किए, जहां पे इसके प्रीवियस वाला जो चैप्टर था वो पूरा का पूरा कवर है। तो बाय एनी चांस अगर आपने मिस कर दिया है या वो सारे कॉन्सेप्ट्स को आप समझना चाहते हो तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके आप उन अकाउंट्स की वीडियोस को देख सकते हो। साथ ही साथ बिजनेस कम्युनिकेशन, पूरा का पूरा लॉ आपका, फिर इकोनॉमिक्स मैनेजमेंट भी अगर आपको पढ़ना है तो आप उसको भी जाके चेकआउट कर सकते हो प्लेलिस्ट सेक्शन में। साथ ही साथ आपको टॉप 15 एमसीक्यूज की भी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां पे जाके आप एमसीक्यू प्रैक्टिस कर सकते हो। कम्युनिटी टैब में चले जाओगे, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे, वहां पे भी जाके आपको कुछ ना कुछ एमसीक्यू मिल जाएगा। शॉर्ट सेक्शन में भी जाओगे तो वहां पे भी जाके आपको एमसीक्यूज वेरियस सब्जेक्ट्स के मिल जाएंगे। क्लियर बात है एकदम हम जैसा। तो भैया एक बार चैनल पे आ गए हो तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, बहुत सारी चीजें आपकी कवर हो जाएगी। पढ़ते हैं अपन अपने चैप्टर पे। ये है आपका चैप्टर नंबर 2 बोलूंगा मैं इसको, आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। क्या बात करता है? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट्स और कन्वेंशंस के बारे में। यानी हमको समझ में आ रहा है हमको ये 3 टॉपिक इस चैप्टर के अंदर में कवर करना है। पहला है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, क्या होता है, क्या इसका काम है। दूसरा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, कितने टाइप के अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स होते हैं, क्या उनका मतलब होता है, मीनिंग समझेंगे। और कन्वेंशंस क्या होता है और क्या इनका मीनिंग है। सिंपल 3 टॉपिक्स अपने को समझना है और ये 3 टॉपिक्स को मैं कवर करूंगा आने वाली 3 लेक्चर्स में। आज अपन देखेंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होता है और इंट्रोडक्शन वाला पार्ट। नेक्स्ट वाले में अपन नेक्स्ट टॉपिक पे जंप करेंगे, दैट इज अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, और थर्ड लेक्चर में अपन देखेंगे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। तो ये है लेक्चर नंबर 5, 6 और 7 में आपका ये वाला चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा और अपन बढ़ जाएंगे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। क्लियर बात है एकदम? हाँ जी सर। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं इसको फटाफट से। मान लो आपके पास 2 बिजनेसेस हैं। मान लो आपके पास क्या है? 2 बिजनेसेस हैं। ये मैं बिजनेस ओनर बना दे रहा हूँ एक तरीके से, ठीक है। ये 2 बिजनेस ओनर है, दोनों कर रहे हैं भैया बिजनेस, दोनों कर रहे हैं बिजनेस। क्या चीज का बिजनेस कर रहे हैं ये? तो ये मानो क्या कर रहे हैं, रॉ मटेरियल लेके आ रहे हैं और उससे टी शर्ट्स बना के बेच रहे हैं। कॉटन लेके आ रहे हैं और टी शर्ट बना के बेच रहे हैं। तो टी शर्ट बनाने का इन दोनों का बिजनेस है। तो क्या बिजनेस है? टी शर्ट बनाने का बिजनेस है। ये जो भाई साहब है इनका नाम रख देते हैं अपन मिस्टर ए, इनका नाम रख देते हैं मिस्टर ए, इनका नाम रख देते हैं मिस्टर बी, ठीक है। मिस्टर ए साल भर में टी शर्ट बेचते हैं और इनकी जो सेल्स होती है वो होती है 1 CR, ठीक है। 1 करोड़ रुपए का इनका क्या होता है? सेल्स होता है। 1 करोड़ का इनका क्या होता है? सेल्स होता है। यानी साल भर में ये टी शर्ट बेचते हैं, 1 करोड़ रुपए कमाते हैं। मिस्टर बी जो है साल भर में टी शर्ट बेचते हैं और कमाते हैं 10 करोड़ रुपए। मिस्टर बी जो है साल भर में टी शर्ट बेचते हैं और कमाते हैं 10 करोड़ रुपए। क्लियर बात एकदम सर। अब एक दिन क्या होता है, मिस्टर ए जाता है मिस्टर बी के पास, एक दिन मिस्टर ए जाता है मिस्टर बी के पास, बोलता है यार हम दोनों सेम जगह से रॉ मटेरियल लाते हैं, ठीक है, सेम टाइप की मशीन यूज करते हैं, तुम्हारा प्रॉफिट या तुम्हारा रेवेन्यू इतना ज्यादा कैसे, मेरा इतना कम क्यों? तब मिस्टर बी और ए के बीच में डिस्कशन होता है। मिस्टर ए ये बोलता है कि यार जब भी मैं कोई सामान सेल करता हूँ, जब भी मैं सामान सेल करता हूँ और जब मुझे उसका पेमेंट रिसीव हो जाता है, जब मुझे उसका कैश मिल जाता है, तभी मैं उसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करता हूँ, ठीक है। दोनों के बीच में डिस्कशन हो रहा था कि यार अकाउंटिंग हम कैसे करते हैं। तो मिस्टर ए बोला कि मैंने मान लो आज कोई सामान बेचा, मुझे उसका तुरंत कैश मिल गया, मैं फट से क्या करूंगा, अपने बुक में एंट्री कर लूंगा। मान लो मैंने आज कोई सामान बेचा उधार पे, मैंने आज कोई सामान बेचा उधार पे, तो आज मैं रिकॉर्ड करूंगा ही नहीं, मुझे उसका जब पेमेंट आ जाएगा तब मैं रिकॉर्ड करूंगा। क्लियर बात है। मिस्टर बी बोलता है कि यार मैं जैसे ही सामान बेच देता हूँ ना, भले उसका पैसा मुझे आज मिले नहीं मिले, 1 महीने बाद मिले, 3 साल बाद मिलना हो, मैं उसको आज ही अपने बुक्स में रिकॉर्ड कर लेता हूँ। अब दोनों में देखो कितना अंतर है। एक बोल रहा है जब तक मेरे बैंक अकाउंट में या मुझे कैश नहीं मिल जाता, जब तक पैसा मेरे पास आ नहीं जाता, तब तक मैं अपने रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज ही नहीं करता हूँ। दूसरा बोलता है कि यार मैंने सामान बेच दिया, पैसा आज नहीं तो कल आना है, आ जाएगा, और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको आज ही अपने बुक्स में जो है रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इसीलिए हमको देखने को क्या मिल रहा है, इतना अंतर दोनों के बीच में देखने को मिल रहा है। क्योंकि मान लो भाई ये 10 करोड़ में से 9 करोड़ 50 लाख के तो मिस्टर बी के पास ऐसे ऑर्डर थे जिसकी उसको पेमेंट 1 साल 2 साल 3 साल बाद होनी थी, ठीक है। छोटे मोटे अलग अलग ट्रांजेक्शन थे जिसमें बोला कि भैया हम इमीडिएट पेमेंट नहीं करेंगे, अगले साल पेमेंट करेंगे, ठीक है। अब बी का तरीका क्या है कि भैया आज उसने बेच दिया, वो रिकॉर्ड कर लेगा। ए बोलेगा कि भैया नहीं, मेरे पास जब तक पैसा नहीं आएगा मैं रिकॉर्ड नहीं करूंगा। इसलिए दोनों के रेवेन्यू में हमको क्या देखने को मिल रहा है, काफी ज्यादा अंतर देखने, काफी ज्यादा क्या देखने को मिल रहा है, अंतर। दोनों ही क्या है, सेम बिजनेस में इन्वॉल्व है, सेम जगह से रॉ मटेरियल ला रहे हैं, सेम मशीन से प्रोडक्शन कर रहे हैं, सेम मार्केटिंग टेक्निक यूज कर रहे हैं। क्लियर बात है। बट दोनों का जो रेवेन्यू का रिकॉग्निशन का तरीका है वो क्या है, अलग अलग है, ठीक है। अब कौन सही है कौन गलत है इसमें अपन नहीं पढ़ रहे, दोनों का तरीका क्या है, अलग अलग है। अब मान लो आप एक आउटसाइडर हो, आपके पास ए भी है बी भी है, क्या है, ए भी आपके पास एक बिजनेस है, बी का भी आपके पास बिजनेस है। अब आपको अगर बोला जाए कि भैया आपको मनी इन्वेस्ट करना है तो आप कहाँ करोगे? ऊपर ऊपर से अगर आपको ये पूरी पीछे की स्टोरी नहीं पता तो आप बोलोगे यार बी की कमाई ज्यादा है, बी में अपन पैसा लगा देते हैं, बी की कमाई ज्यादा है, बी में अपन पैसा लगा देते हैं। ए की कमाई कम है, ए में हम पैसा नहीं लगाएंगे। क्लियर बात है, ठीक है। आपके पास लिमिटेड पैसा था, आपने बी के ऊपर अपना दाव जो है खेल दिया।
अब पता चला आगे जाके कि बी ने तो भैया सेल किया था, मान लो 50 लाख की उसके पास कैश की आई थी, बाकी ये पूरा क्रेडिट था, 9 करोड़ 50 लाख क्रेडिट था। ये हो जाता है उसका बेड डेट्स। बी के पास कोई रिजर्व वगैरह नहीं था। अब क्या हुआ, अभी तो नुकसान हो गया। आप तो बोले कि यार बी का तो हमको ज्यादा सेल्स दिख रहा था, और एक्चुअल में बी के पास तो पैसा ही नहीं है, बिजनेस में बहुत कम है, ए के कंपैरिजन में आधा है। ए के पास भैया जैसे ही पैसा आता है वो तभी रिकॉर्ड करता है, वरना नहीं करता है। तो ये लॉन्ग रन में जाके आगे सस्टेनेबल है, ये 3-4 साल बाद इसका बिजनेस आगे जाके बंद हो जाता है। तो बुक में क्या हो रहा है, उनका नंबर अच्छा दिख रहा है, इसका क्या दिख रहा है, इसका थोड़ा सा कंपेरेटिवली कम, थोड़ा सा क्या, बहुत 10 टाइम्स का अंतर है, कम दिख रहा है। तो अब यहाँ पे हमको डिफरेंस देखने को मिल क्यों रहा है, ये डिफरेंस क्यों देखने को मिल रहा है, क्योंकि ए जो है अकाउंटिंग कर रहा है, बट अलग तरीके से, अलग सेट ऑफ रूल्स लगा रहा है। बी जो है ये भी अकाउंटिंग कर रहा है, बट ये क्या कर रहा है, अलग सेट ऑफ रूल्स फॉलो कर। क्लियर बात है। अब आपको क्या है, आपको दोनों के सेट ऑफ रूल्स नहीं पता थे। आप मान लो साइंस बैकग्राउंड से, आपको अकाउंटिंग की नॉलेज नहीं है, ठीक है, तो आपने क्या देखा, ऊपर ऊपर से देखा है बी की कमाई ज्यादा है, बी में पैसा लगा लो। बट पता चला कि उसकी कमाई सिर्फ ऑन पेपर्स थी, बाद में जाके बी के पास कैश आया ही नहीं और इसका बिजनेस बंद हो गया। अब बिजनेस बंद हो गया तो आपने जो पैसे बी के बिजनेस में लगाए थे वो भी क्या हो गए, डूब गए। वो भी क्या हुए, डूब गए। आपका क्या हो गया, नुकसान हो गया। वहीं अगर आप ए के बिजनेस में लगाते तो हो सकता है धीरे धीरे ए का बिजनेस बढ़ता, आपका पैसा भी बढ़ते जाता। बट बी में आपने लगाया, बी की अकाउंटिंग की गड़बड़ी की वजह से या अकाउंटिंग के अलग मेथड फॉलो करने की वजह से क्या हुआ, यहाँ पे आपका नुकसान हो गया। ऊपर ऊपर से केस देखोगे क्या, ऊपर ऊपर से बोलोगे भाई ये भी टी शर्ट बेच रहा है, वो भी बेच रहा है, ये भी रॉ मटेरियल लाके खुद प्रोडक्शन कर रहा है, ये भी रॉ मटेरियल लाके खुद प्रोडक्शन कर रहा है। एक कमा रहा है 1 करोड़, दूसरा कमा रहा है 10 करोड़, भैया ये उससे 10 टाइम्स ज्यादा कमा रहा है, तो इसी में मैं अपना बेट खेलूंगा। बट क्या हो गई, गड़बड़ हो गई। क्यों, क्योंकि दोनों के बुक ऑफ रिकॉर्ड में एंट्री करने के तरीके या दोनों के अकाउंटिंग के तरीके क्या थे, गड़बड़ थे, अलग थे। ठीक है, दोनों के अकाउंटिंग के तरीके क्या थे, अलग थे। अब मान लो ऐसी मार्केट में बहुत सारी कंपनीज हैं, इवन आप अगर स्टॉक एक्सचेंज में जाओ 5,000 से ज्यादा कंपनी है। सब अपने अपने हिसाब से क्या करेंगे, अगर अकाउंटिंग करेंगे, सब अपने अपने हिसाब से अकाउंटिंग करेंगे, तो सेम सेल्स करने के बाद भी, सेम क्वांटिटी की सेल करने के बाद भी किसी का रेवेन्यू ज्यादा दिखेगा, किसी का कम दिखेगा, किसी का क्या दिखेगा, रेवेन्यू ज्यादा दिखेगा, किसी का कम दिखेगा। मार्केट में अकाउंट्स में यूनिफॉर्मिटी नहीं होगी। आप प्रॉपरली जज नहीं कर पाओगे, परफेक्टली कंपेयर नहीं कर पाओगे कि भैया किसका बिजनेस अच्छा है, किसका बिजनेस खराब है। क्लियर बात है। क्योंकि अगर सेम सेट ऑफ रूल्स अप्लाई नहीं हो रहे तो आप इजीली कंपेयर नहीं कर सकते किसका अच्छा है, किसका गड़बड़ है। क्लियर बात है, समझ में आ रही है। बस इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए कुछ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बनाए गए, कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए गए, कुछ रूल्स बनाए गए। ठीक है, कुछ क्या है, रूल्स बनाए गए कि भैया आपको अकाउंटिंग कैसे करनी है। वरना कोई भी अपने हिसाब से अकाउंटिंग करेगा, फिगर्स आपके ऊपर नीचे दिखेंगे, बहुत ज्यादा अंतर दिखेगा। आम जो जनता है, जनरल पब्लिक है, दैट विल गेट कंफ्यूज। आपके बिजनेस में वो पैसा अपना इन्वेस्ट कर देंगे, कल को जाके आपकी कंपनी डूब जाएगी, उन बेचारों का लॉस हो जाए। तो ऐसा ना हो, ऐसा ना हो। और भी बहुत सारी चीजें, बट मैं चाह रहा हूं कि आप अकाउंट्स को समझो एज एन इन्वेस्टमेंट पर्पस। ठीक है, एक इन्वेस्टर की तरह अकाउंट्स को देखो, अकाउंटेंट की तरह अकाउंट मत देखो। हमको पढ़ाया ही अकाउंटेंट की तरह अकाउंट से आता है, ठीक है, बट अगर आप अकाउंट्स को एक अकाउंटेंट की नजरों से देखोगे ना, तो बॉस उसका स्कोप बहुत छोटा है। एक इन्वेस्टर की तरह से देखोगे ना, तो आपको एक एक चीज समझ में आएगी अकाउंटिंग में। क्लियर बात है। तो मैं वही आपको पर्सपेक्टिव देना चाह रहा हूँ, इसीलिए मैंने यहाँ पे अभी इतनी सारी स्टोरी बनाई। अभी अपन टेक्स्ट पे तो आए भी नहीं है। क्लियर बात है एकदम। क्या समझ में आ रहा है। दो बिजनेस है, दोनों अलग अलग तरीके से ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर लें, इसलिए रेवेन्यू में हमको बहुत अंतर दिख रहा है। क्लियर बात है। रेवेन्यू में हमको क्या दिख रहा है, बहुत अंतर दिख रहा है। यही यूनिफॉर्म तरीके से दिखे, इतनी ज्यादा वॉलेटिलिटी हमको नहीं दिखे, यूनिफॉर्म दिखे, सब अकाउंट्स को मेंटेन करे एक तरीके से, ताकि हम प्रॉपर जज कर पाए भैया कौन सा बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा है, कौन सा बेटर है, कौन सा कम परफॉर्मिंग है, कौन सा अंडर परफॉर्मिंग। क्लियर बात है एकदम, समझे सर। इसी के लिए ही कुछ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कुछ स्टैंडर्ड्स, रूल, प्रोसेस, प्रोसीजर, जो भी बोल लो वो बनाए। ठीक है, ताकि क्या हो, सब चाहे कोई भी टाइप का बिजनेस करे हो, एक तरीके से अकाउंटिंग हो, ताकि भैया कंफ्यूजन ना हो, लोगों को समझ में आए कि भैया अकाउंटिंग है क्या। मैंने आपको क्या बताया था, अकाउंटिंग के अकाउंट्स को लैंग्वेज बोला जाता है बिजनेस की लैंग्वेज क्या बोला जाता है, अकाउंट्स। अब जब तक आपको लैंग्वेज समझ ही नहीं आएगी, आप कम्युनिकेट कैसे करोगे, बातों को कैसे समझोगे। तो लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, सिंपल, और सभी के लिए सेम होनी चाहिए, तभी आप समझ पाओ। क्लियर बात है एकदम। हाँ जी सर। अब आते हैं अपन इसके इंट्रोडक्शन पे। थोड़ा बहुत आपको समझ में आ रहा होगा प्रिंसिपल, कॉन्सेप्ट, कन्वेंशन क्या है। अभी कॉन्सेप्ट और कन्वेंशन तक तो मत जाओ, समझो अपन अभी तक प्रिंसिपल से रिलेटेड डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, आओ एक्सप्लेन। इंट्रोडक्शन क्या बोल रहा है। One of the main objectives of accounting is to help the user to take appropriate decision by providing relevant accounting information. अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि भैया जो उसके यूजर्स हैं उनको एप्रोप्रिएट जानकारी मिल पाए, उनको क्या हो, एप्रोप्रिएट जानकारी मिल पाए, ताकि वो डिसीजन ले पाए। क्या डिसीजन ले पाए भैया, आप यूजर पे डिपेंड करता है। अगर कोई बैंक वाला है तो डिसीजन लेगा कि भैया इस पर्टिकुलर कंपनी को, इस पर्टिकुलर बिजनेस को मुझे लोन देना है, नहीं देना है। इन्वेस्टर है तो सोचेगा कि भैया इस बिजनेस का मुझे शेयर खरीदना है, नहीं खरीदना है। तो बहुत सारे यूजर पे डिपेंड करता है कि भैया उसको क्या डिसीजन लेना है, बट यूजर कोई ना कोई डिसीजन लेगा। डिसीजन लेने के लिए हम अकाउंटिंग को क्या करते हैं भैया, बनाते हैं, और वो इजी लैंग्वेज में होनी चाहिए, उसमें सारी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन ही डालते हैं, फालतू की इन्फॉर्मेशन नहीं डालते। ठीक है, आगे
फॉर दिस पर्पस अकाउंटिंग मेंटेन्स रिकॉर्ड्स ऑफ ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन इन इट्स बुक ऑफ अकाउंट, ठीक है। और इसी पर्पस के लिए यूजर्स को इंफॉर्मेशन देने के लिए, ताकि वो डिसीजन ले पाए, इसके लिए हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं हमारी बुक ऑफ अकाउंट में, सारे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। आगे, द प्रैक्टिस ऑफ रिकॉर्ड कीपिंग हाउएवर मे बी बेस्ड ऑन डाइवर्स पॉलिसीज एट वेरियस ऑर्गेनाइजेशन। ऊपर वाला एग्जांपल याद कर लो, मैंने बोला ना भाई, एक जन बोल रहा है जब तक मेरी जेब में पैसा नहीं आएगा मैं अपने बुक में एंट्री नहीं चढ़ाऊंगा, दूसरा बोल रहा है कि भैया मैंने सामान बेच दिया, सामान निकल गया, मैं एंट्री कर लूंगा। वही यहाँ पे बोल रहे हैं कि भैया जो अकाउंट्स का जो रिकॉर्ड कीपिंग का तरीका है वो बिजनेस टू बिजनेस अलग हो सकता है, काफी डाइवर्स देखने को हमको मिल सकता है। एज अ रिजल्ट देयर इज अ लिमिटेड स्कोप फॉर कंपेयरिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन अक्रॉस एंटिटीज ओवर टाइम, ठीक है। अब सब कोई अलग अलग अपनी पॉलिसी अपनाएंगे तो भैया हम इजीली कंपेयर कर ही नहीं पाएंगे कि भैया कौन सा बिजनेस अच्छा है, कौन सा अंडर परफॉर्म। क्लियर बात है एकदम। In order to ensure uniformity and consistency in record keeping and produce accounting information which is largely capable, the accounting profession has developed rules, conventions, standards, procedures which are generally accepted and universally practiced. Clear बात है एकदम। यही डिस्पैरिटी को दूर करने के लिए, यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए मार्केट में क्या हुआ, कुछ रूल्स बनाए गए, कुछ कन्वेंशन बनाए गए, कुछ स्टैंडर्ड सेट किए गए, प्रोसेस बनाया गया, प्रोसीजर बनाया गया जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। यानी डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो हम इंडिया में पढ़ रहे हैं, जर्मनी में भी वही पढ़ाया जा रहा है, चाइना में भी वही पढ़ाया जा रहा है। लैंग्वेज अलग है, काम वही कर रहे हैं। क्लियर बात है। कैश हमारे पास भी एसेट्स में काउंट होता है, यूएस में भी एसेट्स में काउंट होता है, केनिया में भी एसेट्स में काउंट होता है। क्लियर बात है। तो ये क्या है, एक स्टैंडर्ड बनाया गया जिससे भैया यूनिवर्स में यूनिफॉर्मिटी आए अकाउंटिंग को लेकर। This common set of rules, conventions, standards and procedures is referred as generally accepted accounting principle, short में गैप। शॉर्ट में क्या, गैप। फुल फॉर्म क्या है इसका, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, GAAP, ठीक है। ये पूरे यूनिवर्स में अप्लाई होता है, सारी कंट्रीज इसको फॉलो करती है। क्या है, कॉमन स्टैंडर्ड कन्वेंशन रूल्स प्रोसीजर है, जिसको क्या बोला जाता है, एक वर्ड में गैप। यानी क्या, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, यानी जनरल रूप से हम मान के चल सकते हैं कि भैया ऑलमोस्ट ये वर्ल्ड में फॉलो होता है। आगे, the gaps provide the guideline for reporting economic event and thus used by organization in drafting their financial statement। अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने के लिए गैप्स क्या करता है, गाइडलाइन प्रोवाइड करता है कि भैया आपको कौन से इवेंट को रिकॉर्ड करना है, नहीं करना है, किसको रिकॉग्नाइज करना है, किसको रिकॉग्नाइज नहीं करना है, सारी चीजें। आगे, these are followed by organizations so that the users of accounting information have an optimum level of consistency in the financial statement they use while comparing such information over time and across entities for डिसीजन पर्पस। क्लियर बात है एकदम। समझे सर, क्या बोल रहा है, यही गैप को फॉलो किया जाता है ताकि यूजर्स जो भी है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो भैया कंज्यूम कर रहे हैं उनके पास भैया कंसिस्टेंसी रहे, उनको झंझट ना पालना पड़े कि भैया ये क्या रूल लगा रहा है, वो क्या रूल लगा रहा है, वो कैसी पॉलिसी अपना रहा है, वो कैसी पॉलिसी अपना रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, एक कॉमन रूल्स सेट कर दिए गए हैं, ठीक है, ताकि क्या है, इन्फॉर्मेशन को इजीली कंपेयर कर पाए। आगे, सच अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैव बीन डेवलप्ड फ्रॉम रिसर्च, एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस एंड प्रोनाउंसमेंट्स ऑफ रेगुलेटर्स। अभी गैप जो है भैया बहुत समय की रिसर्च के बाद देखा गया कि भैया कौन से एरिया में किस टाइप की अकाउंटिंग प्रैक्टिस है, सबको समेट के एक समरी टाइप बनाई गई, मान, ठीक है। पूरे वर्ल्ड में कैसी कैसी अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस होती हैं, क्या सारे रूल्स फॉलो किए जाते हैं, क्या बेटर है, प्रॉपर रिसर्च की गई, तब जाके गाइडलाइन स्टैंडर्ड सेट किए, ऐसे हवा हवाई में सेट नहीं किए। क्लियर। हाँ जी। आगे लिखा है, इन इंडिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इशूड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। जो सीए की इंस्टीट्यूट है वो इंडिया में क्या करती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रिगार्डिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू करती है। मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में भी आपको बताया। और वहीं कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए कोई स्टैंडर्ड बनाना है तो वो हमारी इंस्टीट्यूट यानी इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया बनाती है। एंड द लॉ लेड डाउन बाय द रिस्पेक्टिव एप्लीकेबल स्टैट्यूट्स लाइक Schedule 3 of Companies Act 2013 is required to be followed by all companies। क्या बोल रहे हैं भैया, आईसीएआई ने जो लॉ बनाया है, मतलब जो स्टैंडर्ड्स बनाए हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए, वो आपको फॉलो करना है अलॉन्ग विद कंपनीज एक्ट। इंटरमीडिएट में पढ़ोगे, कंपनीज एक्ट में शेड्यूल 3 में जो फॉर्मेट, जो तरीके दिए गए हैं, जो रूल्स बताएंगे, वो भी सारी कंपनी को फॉलो करना है। आगे लिखा है, दीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एज वेल एज रूल्स प्रिस्क्राइब्ड अंडर वेरियस स्टैट्यूट्स हैव द गैप एट देयर कोर्स। ये डबल GAP हो गया है, इसको मैं नोट्स में मैं करेक्ट कर लूंगा, ये GAAP आएगा, ठीक है। क्लियर बात है। क्या बोल रहे हैं, जो भी हमने इंडिया में स्टैंडर्ड्स बनाए हैं, कंपनी लॉ में जो सारी बातें लिखी गई हैं, वो गैप को ध्यान में रखते हुए बनाई। क्लियर। हाँ सर। अब आते हैं अपन अपने टॉपिक पे, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशन, जिसमें अपन सिर्फ प्रिंसिपल अभी देखेंगे, कॉन्सेप्ट नेक्स्ट वीडियो में। क्या लिखा है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स रिफर्स टू दोज रूल्स ऑफ एक्शन दैट आर यूनिवर्सली अडॉप्टेड बाय द अकाउंटेंट्स और रिकॉर्डिंग अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। किसी भी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए जो रूल बनाए गए हैं, जो यूनिवर्सली क्या है, अडॉप्टेड है, इसके द्वारा, अकाउंटेंट्स द्वारा, ठीक है। जो अकाउंटेंट्स यूज करते हैं यूनिवर्सली, मतलब क्या, जर्मनी में भी बैठा उस ट्रांजैक्शन को वैसे ही रिकॉर्ड करेगा जैसे हम इंडिया में रिकॉर्ड करेंगे।
वही वैसे ही यूएसए में भी रिकॉर्ड होगा। तो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, यूनिवर्सली अडॉप्टेड, किसके द्वारा, अकाउंटेंट के द्वारा, क्या चीज, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, क्या रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, उसके क्या रूल्स की क्या है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या है, ऐसे रूल्स हैं, ऐसे रूल्स हैं किसी भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के रूल्स हैं, जिसको क्या है, यूनिवर्सली अडॉप्ट किया गया है बाय अकाउंटेंट्स। क्या है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या है, एक बार फिर से बोल दो, ऐसे रूल्स, इसके कैसे रूल्स, किसके रूल्स, किसी भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए, ऐसे रूल्स किसके, किसी भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए, जिसको यूनिवर्सली अडॉप्ट किया गया है, किसके द्वारा, बाय द अकाउंटेंट्स। क्यों किया गया है, ताकि भैया यूनिफॉर्मिटी आए अकाउंटिंग में, उसको क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल। आगे, दे प्रोवाइड द गाइडलाइंस फॉर रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग ट्रांजेक्शन एंड एज सच प्रोवाइड एक्सप्लेनेशन टू करंट अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। ठीक है भैया, आपको कैसे किसी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है, कैसे किसी ट्रांजेक्शन को रिपोर्ट करना है, ये सब हमको प्रिंसिपल्स बताते हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कैन फर्दर बी क्लासिफाइड इनटू अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड अकाउंटिंग कन्वेंशंस। ठीक है, तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या है भैया, मेन ब्रांच है। ठीक है, मेन क्या है अपना, मेन एक तना है पेड़ का, ट्रंक है, और उसकी दो ब्रांचेस, उसकी क्या है, दो ब्रांचेस है। मेन बॉडी कौन है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, उसकी दो ब्रांचेस कौन है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और दूसरी है अकाउंटिंग कन्वेंशन। अब अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स क्या होता है, इसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो देखनी पड़ेगी। अकाउंटिंग कन्वेंशंस क्या होता है, उसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो देखनी पड़ेगी। क्लियर बात है। अपन ने आज देखा अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होता है, और इस चैप्टर का अपन ने क्या लिया, इंट्रोडक्शन लिया। नेक्स्ट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट वीडियो में अपन इसको कवर करेंगे। तो जस्ट आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो के एंड तक बने रहे, अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए दिल से धन्यवाद।